हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शशिर आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं हम उसका फर्स्ट चैप्टर। पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा करी थी कि केमिस्ट्री की लैब में हम जो सॉल्यूशंस यूज करते हैं, हम उनकी सांद्रता को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और वहां पर हमने उसके दो तरीके आपको बताए थे। पहला हमने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा हमने बताया था आयतन प्रतिशत। आज वहीं से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोल अंश, जिसे हम मोल प्रभाज कहते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, मोलर फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो मोल के बारे में तो आपको पता ही है। मोल का अर्थ होता है, हमने आपको इसी चैप्टर में मोल का एक डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी मोल आए तो मोल का अर्थ होता है एक संख्या। और मोल संख्या जो होती है वो हमारी आवागाद्रो संख्या, जिसे हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बराबर होती है, जिसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। और कोई भी हमारे पास परमाणु है या कोई भी अणु है, तो हम उसके द्रव्यमान को जब ग्राम के पदों में व्यक्त करते हैं तो उसी को हम उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए आपको यहां पर भी कुछ कुछ परेशानी आपको आ सकती है। तो अब समझते हैं कि मोल अंश क्या हुआ या मोल प्रभाज क्या हुआ, जिसे हम मोलर फ्रिक्शन कह रहे हैं। हम कोई विलयनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप जानते हैं जो विलयन होता है किससे मिलकर के बना होता है। कम से कम उसमें दो पदार्थ होते हैं, जिसमें से एक को हम कह देते हैं विलायक और दूसरे को हम कहते हैं विलेय। विलायक कौन सा होता है, जिसकी मात्रा आप कहते हैं अधिक है, या हम कह सकते हैं विलयन की भौतिक अवस्था और इन दोनों तत्वों में से जिस तत्व की भौतिक अवस्था समान होती है हम कह देते हैं वही दोनों तत्वों में से वही तत्व क्या है या वही पदार्थ क्या है, हमारा विलयन है, सॉरी विलायक है। तो यहां पर विलयन में विलेय और विलायक के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे। यहां फिर से हम बता रहे हैं कि जो विलयन है उसमें दो चीजें हैं, एक है विलेय जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, विलायक। विलायक यानी कि हम कहते हैं सॉल्यूशन किससे बनता है, एक तो सॉल्यूट से और दूसरा हमारा किससे बनता है, सॉल्वेंट से। इन दोनों से मिलकर के बनता है। अब यदि हम विलेय और विलायक को ग्राम या आयतन के पदों में व्यक्त न करके इनको हम ले लें मोलों की संख्या के रूप में, किसकी संख्या के रूप में, मोलों की संख्या के रूप में, तब इनमें से, क्योंकि फिर हम विलयन को भी किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, मोलों की संख्या के रूप में, तब हम इन दोनों में से किसी भी एक का, विलेय का या विलायक का, यदि हम यह बताना चाहें कि विलयन में कितना हिस्सा है, कितना अंश है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज कहेंगे। तो मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम विलेय तथा विलायक जिनको मिलाने से एक विलयन का निर्माण होता है, जब विलेय तथा विलायक को मोल के पदों में व्यक्त किया जाए, जिससे जो हमारा विलयन है वह भी मोल के पदों में व्यक्त हो, तो विलेय तथा विलायक या विलेय अथवा विलायक में से किसी का भी यदि हम विलयन में अंश जो ज्ञात करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो अब हम चाहें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी तत्व कह लीजिए या कोई पदार्थ कह लीजिए, में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस पदार्थ भी कह सकते हैं या तत्व भी कह सकते हैं, उस पदार्थ का या उस घटक का भी कह सकते हैं। यहां पदार्थ की चाहे तो आप घटक इस्तेमाल कर लीजिएगा, उस पदार्थ या घटक का, यहीं पे लिख लेते हैं, या घटक का विलयन में मोल अंश
होता है। तो परिभाषा क्या है? किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस पदार्थ या घटक का, सीधे लिख देते हैं, मोल अंश कहते हैं, का मोल अंश कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे। हमने कहा हमारे पास कोई, हमने का विलयन लिया, वो दो पदार्थों से मिलकर के बना है। पहला पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ क्या है? हमारा बी। ए तथा बी का निर्माण हमने जब इनको आपस में मिलाया तो इससे क्या बन गया? हमारे पास एक विलयन बन गया, विलयन बन गया। अब हमने कहा कि इसको आपको मोलों की संख्या में प्रदर्शित करना है, विलेय तथा विलायक को। तो मान लेते हैं जो ए पदार्थ था उसके मोलों की संख्या है Na और जो बी पदार्थ था उसके मोलों की संख्या क्या है? Nb। इसका अर्थ है जो विलयन बना है उसमें मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? Na प्लस Nb। ध्यान रखिएगा जहां स्मॉल n जो है वो मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। लिख भी लेते हैं, जहां स्मॉल n क्या है? मोलों की संख्या। तो अब हम कहें कि A का मोल अंश क्या है? तो लिखेंगे A का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। तो A का मोल अंश को हम लिख सकते हैं A का मोल अंश बराबर N, A के मोलों की संख्या क्या थी? Na, यानी कि क्या गया? Na बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? Na प्लस Nb। क्या गया? Na प्लस Nb। तो ये यदि हम A का मोल अंश निकालें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कहें B का मोल अंश बराबर क्या आ जाएगा? Nb, बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी कि वो Na प्लस Nb के ही बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम मोल फ्रिक्शन या हम मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी हम कहें विलयन, जरूरी नहीं है कि दो से बंद करके बनाएं, हो सकता है 3, 4, 5, 6 पदार्थ आपस में मिलाएं और तब हम विलयन बना रहे हैं। तो जिसका भी आपको निकालना हो उसका घटक, उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखिए और नीचे हम क्या कर देंगे? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से आपको उसमें भाग दे देना है, तो आपके पास मोल अंश आ जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपकी क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम अगला चलते हैं और जो हमारा अगला जो टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मोलरता। अगला है हमारा मोलरता। मोलरता एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप है तो बहुत आसान, लेकिन बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि यदि किसी ने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी है प्यारे बच्चों, तो वो आगे जाकर के काफी कंफ्यूज होता है। और यदि आपने ये बेसिक चीजें समझ के आगे गए हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो अब हम समझते हैं मोलरता या मोलरिटी क्या होती है। मोलरता या मोलरिटी भी विलयन से ही संबंधित है और विलयन में विलेय तथा विलायक की हम जो सांद्रता की बात हमने करी थी उसी से संबंधित है। ये जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी भी विलयन में विलेय या विलायक की क्या सांद्रता है, सांद्रता मतलब विलेय तथा विलायक की विलयन में क्या मात्रा उपस्थित है, उसी को हम उसकी सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जब हम मोलरता की बात करते हैं तो यह भी क्या करेगा? विलयन में विलेय तथा विलायक की सांद्रता को प्रदर्शित करेगा, उनकी मात्राओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए हम परिभाषा कहते हैं कि किसी विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो मोलों की जो संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। तो परिभाषा क्या दे रहे हैं? हमने कहा किसी विलेय के 1 लीटर या एकांक लीटर भी कह सकते हैं, विलेय के एकांक लीटर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता
कहलाती है, कहलाती। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है। मोल आप समझ गए, एक संख्या है, वह एक मोल के आगे जो भी बोलो आप, एक मोल अणु बोलोगे तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। यदि आप बोलेंगे एक मोल परमाणु तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। और ये 6.022 क्या है? ये हमने कहा था अवागाद्रो संख्या है। तो यदि हम कहें मोलरिटी क्या है, तो आपको ये देखना है कि कोई भी हमने जो विलेय ले रहे हैं, जिसको विलायक में घोला जाएगा, उसके कारण जो विलयन उत्पन्न होगा, तो यदि विलयन 1 लीटर हो तो उसमें विलेय के मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलरता कहलाएंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा? यहां पर आ जाएगा मोलरता। और इस मोलरता को सामान्यतः हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ध्यान रखिएगा, किससे? कैपिटल एम से। लिख भी लेते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं मोलरता को। हमने कहा मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? हमने कहा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। क्योंकि विलयन के आयतन का यदि भाग दे दे मोलों की संख्या में, तभी हमें पता चलेगा कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मुझे लग रहा है ये काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कहें कि मोलरता को, यदि इसको हमने कहा किससे प्रदर्शित करना है आपको? मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करना है। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि इसको एन, और यहां पर क्या लिख सकते हैं? विलेय। एन क्या होता है? मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हमने यहां लिखा है एन क्या है? मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। बटे नीचे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। विलयन का, या इसको भी आप साइन के रूप में प्रदर्शित करना चाहो, चिन्ह के रूप में, तो वी, और हम क्या लिख लेंगे? विलयन। विलयन का आयतन किसमें? यह भी ध्यान रखना, लीटर में। तो यह हमारा क्या हो गया? मोलरता का सूत्र आ गया। इसका मात्रक कहें क्या होगा? तो यह क्या हमारा आ गया? ऊपर तो मोलों की संख्या है, तो ऊपर आ गया हमारा मोल प्रति, ये क्या है हमारा? विलयन। विलयन का मात्रक क्या लिया हमने? लीटर में, तो मोल प्रति लीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मोलरिटी को या मोलरता को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। काफी आसान है, आपको केवल एक बार समझना है, एक बार क्लिक करना चाहिए, एक बार समझ में आना चाहिए आपके, फिर देखिए आपको कितना आसान लगने वाला है। और प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं आप मेरे साथ और पीछे के आपके सारे कॉन्सेप्ट हटते जा रहे हैं। आपका प्रयास होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको पीछे की जो भी चीजें आप समझ रहे हैं उनको एक एक दो दिन बाद उसको रिवाइज जरूर कीजिए। काफी बच्चों की कंप्लेंट आती है, सर जब आप पढ़ाते हो तो पूरा समझ में आता है और बाद में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको पीछे की चीजों को, जब कोई चीज समझ में आ गई तो समझ में आने का ये अर्थ नहीं होता कि आप ये समझो कि बस अब हम कभी इसको नहीं पढ़ेंगे, 10 साल बाद भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी या हमारे को रिकॉल हो जाएगी। आपको उसे क्या करना पड़ेगा? लगातार अभ्यास में लाना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के आपको ये चीजें क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगी एग्जाम तक या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक। तो रिवाइज जरूर करें। तो फिलहाल आप ये दोनों चीजें नोट कीजिए, फिर हम इसी को आगे और एक्सप्लेन करेंगे मोलरिटी को एग्जाम्पल के साथ। तो अभी हमने मोलरता को समझा और लास्ट में मोलरता का जो फॉर्मूला था वो क्या था? हमने कहा मोलरता को, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या होता है? विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें विलेय दिया हुआ होता है उसके मोलों की संख्या ना देकर के हमारे को उसका द्रव्यमान दे दिया जाता है ग्राम में। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे प्राप्त करेंगे यह भी समझिए। हम यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम लिखते हैं, मोलों की संख्या को हम सामान्यतः n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n बराबर हमारा हो जाएगा, हमारे को जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है उसको ग्राम में लिखेंगे,
लिखते हैं ग्राम में द्रव्यमान या भार भी लिखते हैं। केमिस्ट्री में द्रव्यमान तथा भार दोनों को सिमिलर माना गया है, यानी कि द्रव्यमान को भार की जगह लिख लीजिए, भार को द्रव्यमान की जगह लिख लीजिए। लेकिन फिजिक्स में यदि ऐसा करते हैं तो वहां काफी गड़बड़ हो जाती है प्यारे बच्चों। तो केमिस्ट्री में ये आपके लिए छूट है, आप द्रव्यमान लिखें या भार लिखें। तो ग्राम में द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा, जो भी हम ये ले रहे हैं, यौगिक ले लीजिए, जो भी तत्व ले रहे हैं उसका क्या आ जाएगा, अणुभार। तो यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो कि ग्राम में दिया हुआ है, यदि उसको उसके अणुभार से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम एक दो एग्जाम्पल से आपको मोलरता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो हम ले रहे हैं आपकी बुक में ही दिया हुआ है यहां पर, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास NaOH का एक सॉल्यूशन है और इसकी जो मोलारिटी है यानी कि M का जो मान है वो 1 है। तो यदि उसकी मोलरता 1 है तो उसका अर्थ है कि उसके 1 लीटर विलयन में मोलों की जो विलेय के मोलों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1 होगी। यही क्या है, उसकी मोलरता है। तो अब वो कहता है कि यदि तो 0.2 M का विलयन कैसे बनाएंगे, यदि ये हमसे पूछ ले कि एक NaOH का जो विलयन हमें दिया है उसकी मोलारिटी 1 है, अब हमें 0.2 मोलारिटी का विलयन बनाना है NaOH का, कैसे तैयार करेंगे। काफी आसान है, आप जानते हैं मोलरता का अर्थ होता है, लिखते हैं चूंकि M बराबर 1 है, इसका अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 1 होगी। तो 1 लीटर विलयन को यदि हम ये कहें कि ml में रिप्रेजेंट करें मिलीलीटर में, तो हम कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1। हमें कितनी बनानी है इसको, 0.2। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल हैं बराबर 1000 ml में। तो हमें तो 0.2 बनाना है, तो 0.2 मोल किसके, विलेय के। ये 0 मोल होंगे कितने में, 1000 में गुणा कर दें 0.2 की। तो 0.2 की 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारे सीधे 2000 आ जाएगा, और दशमलव के बाद 1 यहां आ गया, तो क्या आ गया, 200 ml। तो यदि इसी विलयन का 200 ml में निकाल लूं, तो 200 ml का अर्थ क्या हुआ, कुल विलयन 1 लीटर के विलयन का 5वां हिस्सा। यदि वो मैं निकाल लूं तो उसमें मोलों की संख्या कितनी रह जाएगी, केवल 0.2 मोल ही रह जाएगी। भाई विलयन का अर्थ क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, विलयन का मतलब समांगी मिश्रण। इसका अर्थ है कि विलयन के हर एक सैंपल पे, कोई जितने भी आप सैंपल लें उसमें जो घटकों की जो मात्रा होगी वो बिल्कुल समान होगी। तो 1000 मिलीलीटर में यदि 1 मोल है, तो यदि हमें 100 ml अगर अलग निकाल लूं तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 1/10 मोल। 200 ml निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 1/20 मोल। इस तरीके से होगा। तो यही हमने यहां पर प्रदर्शित किया है कि 0.2 मोल में कितने होंगे, 200 ml। लेकिन हमें क्या करनी है, मोलरिटी बनानी है 0.2 ml की। तो लिखते हैं 0.2 मोलरता का विलयन बनाने के लिए अब देखिए यहां पर हम फिर एक चीज को और समझते हैं। मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वही क्या होती है, उसकी मोलरता होती है। तो यहां पर हमारा विलयन कितना है, केवल 200 ml ही आया। इसे 1 लीटर बनाना है तो 1 लीटर क्या कर लीजिए, केवल आप इसमें जल मिला दीजिए। तो आप यदि विलायक को क्या कर देंगे, इसमें 800 ml और डाल देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, जो हमारा विलेय होगा उसकी मात्रा केवल 0.2 ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 0.2 मोलरता का विलयन बनाने के लिए इसमें 800 ml विलायक
मिलाना पड़ेगा। तो यदि 800 ml विलायक मिला देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या तो उतनी ही रहेगी ना, 0.2। तो हमारे पास जो मोलरता आएगी वो कितनी आएगी, 0.2 ही आएगी। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके एनसीईआरटी की बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, उसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा उदाहरण 1.7। इसके अनुसार NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं। तो हमें क्या क्या चीजें दे दी, उदाहरण है हमारा 1.7। हमें जो चीजें दे दी है वो दे दिया NaOH दे दिया, NaOH, और इसके कितने हैं 4 ग्राम, यानी कि हमें मात्रा दे दी। और 4 ग्राम NaOH लिया और विलयन कितना प्राप्त हो जाए 250 ml। तो विलयन का आयतन बराबर 250 ml। तो अब हमने क्या करना है, मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी, मोलरता, यानी कि मोलरिटी निकालनी है, इसका परिकलन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सूत्र हमारे पास सीधे हैं, m मोलरता बराबर विलेय में मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। लेकिन विलेय के मोलों की संख्या हमें नहीं दी है, हमें केवल ये दिया है कि विलेय में कितने 4 ग्राम है। तो जब हमारे को द्रव्यमान में ये दिया रहता है तो उससे मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा है, मोलों की संख्या बराबर होगी ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। तो लिखेंगे 4 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या n बराबर क्या आ जाएगा, क्या लिखा है हमने, ग्राम में द्रव्यमान, तो कितना दिया है 4 ग्राम बटे NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा आप जानते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। NaOH है तो सोडियम का कितना होगा आप जानते हैं। अणुभार का अर्थ होता है कि किसी भी अणु में जो अलग अलग परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का यदि द्रव्यमानों को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसको यदि जोड़ दिया जाए तो उसी से हमें क्या मिल जाएगा, इसका अणुभार मिल जाएगा या अणु का द्रव्यमान मिल जाएगा, जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, NaOH का, सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, ये होता है हमारा 23। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 8 9 10। और ये क्या आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 4। तो कितना आ गया 40। तो इसका अणुभार कितना आ गया 40। 4 से काट देंगे तो क्या आ गया 1/10, यानी कि मोलों की संख्या क्या आ गई 1/10। तो अब हम क्या करेंगे, ये अलग चीज है। अब हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है m। तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी कि n बटे कुल आयतन v। तो क्या आ जाएगा, n का मान तो कितना आ गया 1/10, तो आप इसे 1/10 ही लिख लीजिए। आयतन हमें कितना दिया है, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन, ये v 250 ml। अब यहां पर एक बात है, हमने जब यहां पर लिखा था विलयन का आयतन, ये लीटर में होना चाहिए जबकि ये मिलीलीटर में है। तो लीटर में बनाने के लिए इसे यदि 1000 से मैं भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा 250 बटे 1000 लीटर। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 250 और बटे 1000 लीटर, इतना आ गया। तो इस जीरो से तो ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 10 को ऊपर ले गए तो क्या गया 10, और नीचे हमारा क्या आ गया 25। तो यदि भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे 0 और 25 चौको 100 4। तो मोलरता जो हमारी क्या आ गई 0.4 आ गई। और मात्रक हमने आपको बताया था, ऊपर हमारा होता है मोल और नीचे हमारा क्या होता है आयतन, जो कि लीटर में होता है। तो इसे लिखेंगे 0.4 मोल प्रति। तो हमें यहां पर मोलरता हमको ज्ञात हो गई। तो इसी प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं कि आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और उसमें क्या करेंगे, या तो आपको मोलों की संख्या दे दी जाएगी विलयन के 1 लीटर में, या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, सीधे आपको द्रव्यमान दे दिया जाएगा ग्राम में, और आपको मोलों की संख्या ज्ञात करके इस सूत्र में मान रख करके आप क्या कर लेंगे, मोलरता ज्ञात कर लेंगे। अब यहां से हम आगे चलते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वह है मोललता। तो क्या कहा हमने अगले टॉपिक को, यह हमारा होता है मोललता, जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं।
मोलरता या मोलालिटी क्या चीज हुई है? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं मोलरता में और मोललता में। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों। मोलरता की परिभाषा क्या थी कि विलियन के 1 लीटर में उपस्थित या विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और जब मोलरता की बात करते हैं तो हम कहते हैं विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होगी वह हमारी क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। तो क्या कहा हमने? विलायक के 1 किलोग्राम या विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। मोललता क्या होती है? विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो मोललता का सूत्र क्या हो गया? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या में भाग दे देना है 1 किलोग्राम विलायक या विलायक की मात्रा किसमें? या विलायक का द्रव्यमान लिख लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान ले लीजिए किलोग्राम में, और विलेय के मोलों की संख्या जो है वो अंश में आ गई। इन दोनों का अनुपात ही हमारी क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है, हम जब यहां पर विलायक का द्रव्यमान ले रहे हैं तो चाहे विलायक आपका लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, जब हम विलायक का द्रव्यमान ले रहे हैं तो द्रव्यमान की एक खास बात होती है कि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यदि आप ताप बदल दोगे तो मोललता नहीं बदलने वाली है। जबकि जो हमारी मोलरता होती है यह किस पे डिपेंड करती है? ये क्या होती है? विलायक के विलयन के आयतन पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो यदि हम ताप परिवर्तित करते हैं तो हमारे पास जो विलयन का जो आयतन होता है वो बदल जाता है, और विलयन का आयतन यदि बदल जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या बदल जाएगी? मोलरता बदल जाएगी। तो बहुत बार आपसे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि मोलरता तथा मोललता में से कौन ताप पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखिएगा, मोलरता ताप पर निर्भर करती है जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ताप बदलने से आयतन बदल सकता है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल बदल सकती है किसी वस्तु का, लेकिन कभी भी उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और यहां पर हम किससे भाग दे रहे हैं? विलायक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखना है आपने, इन दोनों में इस डिफरेंस को। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने इसकी मोलरता को कंप्लीट किया। अब काफी सारे बुक्स में एक चीज और वर्ड आता है, एक और तरीके से हम कह सकते हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। अब हम उसको भी देखेंगे, हालांकि वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है दिया हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको भी एक्सप्लेन करें कि कहीं पर यदि आपके सामने वो शब्द आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने किसी विलयन की सांद्रता को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करना सीखा। पहले हमने सीखा था द्रव्यमान तथा आयतन के रूप में, फिर हमने कहा था मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसे हम कहते थे मोल फ्रिक्शन, उसके रूप में, फिर हमने बात करी थी मोलरता की, और लास्ट में हमने बात करी थी
मोललता की। तो इन सब के संकेतांक आपको ध्यान रखने हैं। यह मोल अंश की बात करते हैं, मोल प्रभाज की बात करते हैं। किसकी? हमने कहा मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज। इसके लिए हम जो संकेतांक इस्तेमाल में लाते हैं वो हमारा होता है काई, और यह हमारा होता है जैसे हमारा एक्स होता है थोड़ा उसी रूप में होता है, लेकिन ये क्योंकि ग्रीक सिंबल हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? मोल अंश को प्रदर्शित किससे करते हैं? काई से, काई से। दूसरा हमने आपको क्या कहा? मोलरता। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। एक होती है मोललता, और मोललता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। तो आपको इन तीनों के संकेतांक भी पता होने चाहिए। तो अब हम एक नए प्रकार से विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे, और उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता का अर्थ होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या कहा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों जिसे इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट तुल्यांकों की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो परिभाषा को अब हमने लिख ली। अब बात आती है कि आखिर इसका सूत्र क्या होगा। तो हमने कहा नॉर्मलता, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता यानी कि एन बराबर, हमने क्या कहा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांक बटे नीचे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। और जब ये बोलते हैं 1 लीटर, तो आयतन किस में लेना है आपको? ध्यान रखिएगा, हमेशा लीटर में लेना है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका फॉर्मूला। तो अभी तक जैसे हम कहते थे कि विलेय के मोलों की संख्या की बात कर देते थे, तो ये ठीक उसी प्रकार से है, पर यहां पर विलेय का हमने तुल्यांक शब्द इस्तेमाल किया है। अब बात आती है कि किसी विलेय का तुल्यांक क्या होता है। तो तुल्यांक को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि किसी भी विलेय का यदि आपको तुल्यांक ज्ञात करना हो तो लिखते हैं, सूत्र होता है हमारे पास, चूंकि विलेय का तुल्यांक बराबर हमारा होगा, जो भी हम विलेय ले रहे हैं उस विलेय का आपको भार लेना है ग्राम में। तो लिखेंगे विलेय का भार किसमें? ग्राम में। और इसमें भाग दे देना है किससे? उस तुल्यांकी भार से। विलेय का तुल्यांकी भार, तो विलेय के तुल्यांक को क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलेय का ग्राम में भार तथा उस विलेय के तुल्यांकी भार का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उस विलेय का तुल्यांक कहलाता है। आप फॉर्मूले से परिभाषा बनाना सीखिए, ये काफी काम आएगी आपके, या परिभाषाओं से फॉर्मूला बनाना सीखिए। ये दोनों चीजें क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया तो पहली बात तो आपको यदि फॉर्मूले से परिभाषा बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप परिभाषा से फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या कह सकते हैं कि किसी विलेय का जो तुल्यांक होता है वो उस विलेय के ग्राम में उपस्थित भार तथा उस विलेय के तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हमने यहां से शुरुआत करी थी कि नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता की परिभाषा में हमारे पास शब्द आ गया तुल्यांक, तुल्यांकों को हमने परिभाषित करा तो एक नया शब्द आ गया तुल्यांकी भार। अब बात आती है कि ये तुल्यांकी भार क्या हुआ।
तो तुल्यांकी भार अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। सामान्यतः हम करते क्या है, पदार्थों को 3 रूप में कैटेगराइज करते हैं, और वो 3 रूप हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उसको 3 रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहला हम कहते हैं अम्ल, दूसरा हम लेते हैं क्षार, और तीसरा हम लेते हैं लवण। अम्ल, क्षार, लवण। अब ये अम्ल, क्षार, लवण जो तीनों के तीनों हैं अलग अलग, इन तीनों के तुल्यांकी भार अलग अलग होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो काफी चीजें समझ में आ जाएगी। तो जब हम तुल्यांकी भार को परिभाषित करेंगे तो अम्ल के लिए अलग तरीके से करेंगे, क्षार के लिए अलग करेंगे, लवण के लिए अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, पहला हम ले रहे हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस अम्ल का या जो यौगिक है उसका अणु भार, और इसको भाग दे देना है किससे, क्षारकता से। क्षारकता से। तो ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, किसी अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है वह उसके अणु भार तथा उसकी क्षारकता के, अम्ल की क्षारकता के अनुपात के बराबर होता है। तो अब आपके दिमाग में फिर एक नया प्रश्न आ गया कि आपने कहा अब ये क्षारकता क्या हुई। अणुभार तो हम परिभाषित कर चुके हैं ना। अणुभार का अर्थ होता है कि कोई भी हमारे पास एक अणुसूत्र है, कोई भी यौगिक होगा तो उसका एक सूक्ष्मतम कण क्या होगा, एक अणु होगा। उसका जो अणुसूत्र है, उस अणुसूत्र में उपस्थित जो विभिन्न परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का यदि योग कर लिया जाए तो वही हमारा क्या होता है, अणुभार आ जाता है। तो यहां पर वो चीज हमारी क्लियर भी हो जाएगी। हम एक अम्ल ही ले लेते हैं, हमने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हमने लिया है। अब इसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अणु भार क्या हुआ H2SO4 का, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा हाइड्रोजन के कितना परमाणु भार होता है, 1, तो 2 गुणा 1, प्लस सल्फर के कितने, 1 गुणा, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, ध्यान रखिएगा 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने 4, तो लिखेंगे 4 गुणा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। इन सबको योग कर लीजिए, तो 16 चक्को 64, यह गया 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ गया, ये 4 और 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, यानी कि कितना आ गया हमारे पास अणुभार आ गया 98, किसका, H2SO4 का। अब बात आती है कि क्षारकता क्या होती है। अब इसको भी डिफाइन करते हैं। यदि आपने पिछली क्लासों में पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ी है तो यहां समझ लीजिए कि किसी भी अम्ल से कितने हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाले जा सकते हैं, वह जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, किसी अम्ल से निकाले गए अधिकतम H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को ही उसकी क्षारकता कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। तो मुझे लगता है यहां पर आपको क्षारकता भी समझ में आ गई होगी। तो क्षारकता हमारे ख्याल से, अब इसमें कितनी क्षारकता होगी देखिए, अम्ल लिया हमने, का किसी अम्ल में से हमने कौन सा अम्ल लिया यहां पर, ये हमारा क्या है, अम्ल है, एसिड है। तो ये जो हमने अम्ल लिया है H2SO4, अब देखते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन इससे बाहर निकल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसमें से ज्यादा कितने हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेंगे, 2 ही तो निकलेंगे। तो इसका अर्थ है कि H2SO4 की क्षारकता बराबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आपके लिए आसान हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो लिखते हैं अम्ल कौन सा, H2SO4 का तुल्यांकी भार
तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, लिख भी लेते हैं। ये तुल्यांकी भार यानी कि क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है, अणुभार। अणुभार कितना निकाला, 98। और इसमें भाग किसका दे देना है आपको, क्षारकता। क्षारकता कितनी निकली है, 2। तो 2 चौको 8, 2 नी 18। तो यानी कि H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 आया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का, यदि हमें विलेय का तुल्यांक ज्ञात करना है तो हम निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार हमारे पास आ गया, विलेय का भार ग्राम में हमें प्रश्न में दिया हुआ होगा, इन दोनों का अनुपात क्या निकल जाएगा, विलेय का तुल्यांक निकल जाएगा। इसको हम यहां पर रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो केवल अभी हमने अम्ल की बात करी, हमने कहा ये कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पदार्थ, 3 टाइप्स के। अब क्षार की बात करते हैं। तो दूसरा हम ले रहे हैं क्षार। अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस। अब क्षार की बात करें तो क्षार में क्या कहा हमने कि जो क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अणुभार। फिर से अणुभार और बटे अब की बार लेते हैं क्षारकता की जगह लेते हैं अम्लता। अम्लता कभी कभी हिंदी के लिखते समय क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यह है अम्लता, बिल्कुल सही है। तो अणुभार बटे क्या आ गई, अम्लता। अब अणुभार तो आप समझते हैं, अब अम्लता क्या हुई इसे समझेंगे। तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार एक कोई क्षार ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaOH, आप चाहते KOH भी ले सकते थे। तो हमने NaOH लिया, यह हमारे पास क्या है, एक क्षार है। सबसे पहले इसका निकाला जाए अणुभार। तो अणुभार आप समझते हैं, नाइट्रोजन का एक परमाणु है तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 23 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का एक है तो 1। यहां पर भी समझाया था कि अणुभार निकालने के लिए किसी अणु में जितने परमाणु होते हैं उन सब परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग कर लीजिए, आपके पास अणुभार आ जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 16, 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया, 40। तो NaOH का कितना आ गया, 40। अब बात आती है इसकी अम्लता क्या हुई, अम्लता ज्ञात करनी है। तो अम्लता का अर्थ होता है कि किसी भी क्षार में से जितने OH निकाले जा सकें, किसी क्षार में से जितने OH निकाले जा सके वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। तो लिख भी लेते हैं, किसी क्षार में से निकाले गए OH की संख्या ही उसकी क्षारकता कहलाती है। तो यदि आपको अम्लता नहीं पता था तो यहां पर आपको वो जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पहले चैप्टर के। तो यहां पर क्या होगी, क्षारकता आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे, अब NaOH की क्षारकता क्या होगी, NaOH की क्षारकता बराबर क्या हो जाएगी, कितने OH निकाल सकते हैं, केवल एक ही निकाल सकते हैं, तो क्या आ गया, 1। तो अब क्षार का NaOH का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार। अणुभार कितना हो गया, 40 बटे क्षारकता। क्षारकता NaOH की कितनी आएगी, 1, यानी कि 1 से भाग दे देंगे तो कितनी आ गया, 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना निकल गया, 40। इस 40 को यदि आप इस सूत्र में रखेंगे, इस वाले सूत्र में जिसमें आपको विलेय का भार ग्राम में दिया हुआ होगा, उसमें तुल्यांकी भार रख देंगे तो आपके पास विलेय का तुल्यांक आ जाएगा, और इसे इसमें रख करके हम नॉर्मलता निकाल लेंगे। तो यह बात भी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा हमारा आता है जिसे हम कहते हैं लवण। तो तीसरा हमारा क्या आ गया, लवण, जिसे हम कहते हैं साल्ट। अब ये साल्ट कौन सा हुआ, जैसे हम कहते हैं ना अपनी डाइनिंग टेबल पे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट क्या हुआ, हम सामान्यतः नमक को ही कह देते हैं, वही एक प्रकार से क्या है, सॉल्ट ही होता है वो। तो लवण का लिए जब हम तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो लवण का तुल्यांकी भार बिल्कुल ऐसे ही आएगा। लवण का तुल्यांकी भार अणुभार बटे
अब की बार क्या आ जाएगा, उसके भाग में दे देंगे आयनों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या है, अणु भार या सूत्र भार कहेंगे इसमें, यहां पर क्या देते हैं इसे, सूत्र भार बटे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, आयनों की संख्या। आयनों यानी कि धन या ऋण की संख्या, धन या ऋण आयनों की संख्या। अब इसका एग्जांपल किसका ले रहे हैं, हमने कहा NaCl का ले रहे हैं, वो एक लवण है। तो NaCl का सबसे पहले सूत्र भार निकालें, तो आप जानते हैं इसका सूत्र भार क्या हो जाएगा, सूत्र भार सोडियम का कितना होता है हम जानते हैं 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इनके परमाणु भार होते हैं। इन दोनों को आप देखिए, ये जितने भी आ रहे हैं, मैंने चैप्टर के बीच में आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक, उन तत्वों के संकेत और उनके परमाणु भार बताए थे। यदि आपने मेरा वो स्टेप वहां फॉलो कर लिया होगा तो आपको यहां तक पूरी क्लास में अभी तक एक भी एक्स्ट्रा नहीं आए, सब 1 से 20 के बीच में आए। तो ये आपका काफी अच्छा काम चल जाएगा, मतलब कम याद करेंगे, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। तो उस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये हो गया 3 और 2 5, यानी कि 58.5 आ गया। तो सूत्र बार आ गया 58.5। अब सोडियम क्लोराइड में आयनों की संख्या क्या होती है, आप जानते हैं सोडियम और क्लोरीन किस प्रकार से होते हैं, ये होते हैं Na+ और Cl-। तो धन या ऋण में से किसी भी एक आयन की संख्या, तो सोडियम की बात करें तो एक ही आयन होगा धन आयन, क्लोरीन की बात करें तो एक ही ऋण आयन होगा। तो यानी कि इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे NaCl का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र भार कितना आ गया 58.5 बटे आयनों की संख्या कितनी होगी, चाहे धन का लीजिए चाहे ऋण का लीजिए 1, तो टोटल क्या आ गया 58.5। तो यहां हमने क्या निकाल लिया, इसका तुल्यांकी भार निकाल लिया। फिर इस तुल्यांकी भार को यदि हम यहां पर रखेंगे, विलेय का तुल्यांक ज्ञात करने के लिए यहां रख देंगे, तो हमारे पास भार ग्राम में दिया हुआ होगा। तुल्यांकी भार हमने ज्ञात कर लिया NaCl का, इससे हम तुल्यांक ज्ञात कर लेंगे, तुल्यांक को यहां रखेंगे तो नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने आज समझा कि जो हमारे कोई विलयन बनाए जाते हैं लैब में, उसकी सांद्रता को हम कितने प्रकारों से प्रदर्शित कर सकते हैं। और भी काफी सारे प्रकार हैं, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक इसको सीमित रखेंगे, क्योंकि विलयनों के बारे में जो ज्यादा चर्चा होगी वो क्लास 12th में होगी। तो वहां पर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको और मजा आएगा वहां पर। तो फिलहाल मुझे लगता है ये सब चीजें आपको काफी आसान है, समझ में आ गई होगी। ये जो बेसिक चीजें हैं, क्षारकता क्या होती है, अम्लता क्या होती है, साथ में आयनता, जो आयन हम निकालते हैं नंबर ऑफ आयन्स, वो क्या चीजें होती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तुल्यांकी भार पता होनी चाहिए, उसका सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से उसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप नॉर्मलता भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की जो भी हमने आज पढ़ाया है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई भी डाउट होते हैं, होने तो नहीं चाहिए यदि आप फोकस होकर के देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं पर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।